हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे लूप इन सी प्रोग्रामिंग। और उसमें हम देखेंगे पहले लूप क्या होता है और लूप कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें से हम लोग आज इस लेक्चर 12 में पढ़ेंगे वाइल लूप के बारे में। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि लूप होता क्या है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी। द वर्किंग ऑफ these loops are almost similar, however they are being used in different scenarios. You may need to choose the loop based on your requirement. अब इसका कहने का क्या मतलब है कि सी में हमारे पास 3 प्रकार के लूप हैं और इन लूपों का कार्य लगभग आपस में समान ही होता है। हालांकि इनका उपयोग विभिन्न परिदृश्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। आपको अपनी आवश्यकता के आधार पर ये चुनना है कि ये जो 3 प्रकार के लूप्स हैं उनमें से हम किस लूप का प्रयोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करें, अपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए करें। अब हम देखते हैं व्हाट आर लूप्स, मतलब लूप्स क्या होते हैं। A loop is used to repeat a block of code until the specified condition is met. Means कि एक लूप का उपयोग कोड के एक ब्लॉक को दोहराने के लिए किया जाता है। दोहराने मतलब रिपीट करने के लिए, बार बार उसे एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। जबकि लूप को जब तक कि हमारी उस लूप की कंडीशंस पूरी होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि लूप्स बॉडी हैज़ सेट ऑफ स्टेटमेंट which get execute on every iterations until a given condition is met. Means कि जब आप ये क्या कह रहा है कि लूप की जो बॉडी है या लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो तब तक इटरेट करता रहता है, तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहता है बार बार, जब तक उसकी कंडीशंस फुलफिल होती रहती है। उसकी कंडीशन मतलब लूप की कंडीशंस। अ लूप कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, लूप हमारे 2 पार्ट्स में बटे होते हैं, अ बॉडी ऑफ अ लूप एंड अ कंट्रोल स्टेटमेंट। मीन्स कि उस लूप की बॉडी और उसका एक कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, अब तो ये क्लियर हुआ कि लूप्स आर वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू परफॉर्म ए टास्क रिपीटेडली। मीन्स कि जब आप किसी कार्य को बार बार करना चाहते हैं तो उसके लिए लूप बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि लूप का दूसरा नाम इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी है। इटरेटिव का मतलब होता है रिपीटिटिव, यानी हम कह सकते हैं कि रिपीटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। मीन्स एक बार फिर से सुन लीजिए, लूप का दूसरा नाम होता है इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इटरेटिव का मतलब क्या होता है? रिपीटिटिव। इटरेटिव का मतलब रिपीटिटिव, मतलब रिपीट करना, यानी हम कह सकते हैं कि रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब हम इसी को चाहे इटरेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहें और चाहे रिपीटेटिव कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहें, दोनों हमारा लूप ही होता है। मीन्स जब हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ लाइंस और सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट कराएं या बार बार उसको एग्जीक्यूट कराएं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूप। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं। जब हम किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि loop's body has set of statement
which get executed on every iterations until a given condition is met. Means लूप की बॉडी या ब्लॉक में कथनों का समूह, जो भी हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, तो किसी भी दिए गए शर्त के पूरा होने तक प्रत्येक स्टेटमेंट्स बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता रहता है या बार बार उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है। अ लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ठीक है। एक लूप में दो भाग होते हैं, ए बॉडी ऑफ लूप एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें दोनों भाग कौन कौन से होते हैं? लूप की बॉडी का मतलब लूप के बाद जो दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है उसे लूप की बॉडी कहते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब जो हमने कंडीशन लिखा हुआ है वो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं। तो ये हमारे दो पार्ट्स के अंदर होते हैं। अगला हमारा क्या है कि द कंट्रोल स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन दैट डायरेक्ट द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम फॉल्स। मीन्स नियंत्रण स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब नियंत्रण स्टेटमेंट कुछ परिस्थितियों का एक संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस। ठीक है। और जो लूप की बॉडी को तब तक एग्जीक्यूट करने के लिए निर्देशित करता है जब तक लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मीन्स ये हमारा जो होता है ये नियंत्रण स्टेटमेंट कुछ परिस्थितियों का एक कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, दैट डायरेक्ट द बॉडी ऑफ द लूप टू एग्जीक्यूट अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम फॉल्स। और ये बॉडी लूप की बॉडी को तब तक एग्जीक्यूट करने के लिए निर्देशित करता है जब तक कि उसकी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती। मीन्स जब तक उस लूप की बॉडी की कंडीशंस ट्रू है तब तक वो उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। अब आगे क्या कह रहा है कि द पर्पज ऑफ द लूप इज टू रिपीटेड द सेम कोड अ नंबर ऑफ टाइम्स। मीन्स लूप का जो उद्देश्य होता है वो किसी भी कोड को एक कोड को सेम कोड को कई बार एग्जीक्यूट कराने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि टाइप्स ऑफ लूप डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम। ठीक है। अ लूप इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। मीन्स कंडीशन अपॉन कंट्रोल स्टेटमेंट की पोजीशन के आधार पर कि हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट कहाँ पे लगाया गया है। लूप को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है। एंट्री कंट्रोल लूप an entry control loop, a conditions is checked before executing the body of loop. It is also called a pre-checking loop. Means कि एंट्री नियंत्रण लूप जो होता है, एंट्री कंट्रोल मतलब कि एंट्री पर ही जो कंट्रोल कर ले। ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप जो होता है, जैसे हम लोग अगर फ्लाइट से यात्रा करने जा रहे हैं तो एंट्री पर ही एक कंट्रोल रूम होता है जो हमारे सारे बॉडी को या सारे चीज़ों को चेक करता है कि आप उसके पैरामीटर पर सही उतर रहे हैं कि नहीं। तो उसी को वो चूँकि एंट्री पर ही वो कंट्रोल करता है। उसी तरह से हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है कि बॉडी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के पहले उसकी कंडीशंस चेक करता है कि क्या आप उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपकी कंडीशंस फुलफिल है या नहीं है। और इसे हम प्री चेकिंग लूप भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जिट कंट्रोल लूप। इन एग्जिट कंट्रोल लूप अ कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ लूप। इट इज आल्सो कॉल्ड अ पोस्ट चेकिंग लूप। मीन्स एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है? मीन्स कि सबसे पहले आपके लूप की बॉडी को वो एग्जीक्यूट करा देगा, एक बार उसको एग्जीक्यूट करा देगा, उसके बाद वो आपकी कंडीशन चेक करेगा कि क्या आपकी कंडीशन सही थी या नहीं सही थी।
और इसे हम लोग पोस्ट चेकिंग लूप भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कि पोस्ट चेकिंग लूप मीन्स कि जो हमारे कंडीशंस को, हमारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के बाद जिसकी कंडीशन चेक होती है उसको पोस्ट चेकिंग लूप कहते हैं, और जिसकी कंडीशंस लूप को एग्जीक्यूट कराने के पहले ही चेक हो जाती है उसे प्री चेकिंग लूप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं कि द कंट्रोल कंडीशंस must be well defined and specified, otherwise the loop will execute an infinite number of time। इसके कहने का मतलब है कि नियंत्रण शर्तें, जो कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, जो लूप को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम कंडीशंस लगा रहे हैं, वो हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए, मीन्स कि क्लियर होना चाहिए कि ये हमारा क्या करेगा, और वो स्पेसिफाइड भी होना चाहिए कि इतना ही काम वो करेगा। अच्छी तरह से वो वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से वो परिभाषित होनी चाहिए, ठीक है, या अच्छी तरह से हमें वहाँ पे लिखना चाहिए, सही लिखना चाहिए कि ये हम करना क्या चाहिए, इस शर्त के आधार पर इसको करना क्या चाहिए। अन्यथा हमारा जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट मतलब अनंत टाइम वो एग्जीक्यूट करता रहेगा और कभी रुकेगा ही नहीं। अब आगे कह रहा है the loop that does not stop executing a process, the statement number of times is called infinite loop। means कि वह लूप जो किसी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन और उसकी प्रोसेसिंग को बंद नहीं करता है, वो रोकता नहीं है, उसे हम लोग इनफाइनाइट लूप या अनंत लूप कहते हैं। एन इनफाइनाइट लूप इज आल्सो कॉल्ड एज एंडलेस लूप, और उस इनफाइनाइट लूप को हम लोग एंडलेस लूप भी कहते हैं। फॉलोइंग आर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप की कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको हम लोग देखें तो इसकी पहली कंडीशन है नो टर्मिनेशन कंडीशन इज स्पेसिफाइड, मीन्स इनफाइनाइट लूप में उसकी कोई टर्मिनेशन, कोई समाप्ति की कंडीशंस नहीं होती है। और दूसरा क्या है, द स्पेसिफाइड कंडीशंस नेवर मीट, और उसकी कंडीशंस, जो कंडीशंस हमने स्पेसिफाई किया है, परिभाषित किया है, जो कंडीशंस हमने वहाँ पे दिया है वो कभी सही नहीं होती है, वो कभी उसकी कंडीशंस जो है कंप्लीट नहीं होती है। तो इसलिए वो हमारा लूप इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि द स्पेसिफाइड कंडीशंस डिटरमाइन व्हेदर टू एग्जीक्यूट द लूप बॉडी और नॉट, मीन्स किसी भी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, यह एक निर्धारित कंडीशंस ही निश्चित करता है। मीन्स कि हमने जो कंडीशंस दिया है वही कंडीशंस ये निश्चित करता है कि हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। अब आगे कह रहा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कुछ ये फॉलोइंग लूप्स हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को हैंडल, लूपिंग रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो कि अब हम देखते हैं कि वो लूप कौन कौन से हैं। मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेबलेटेड फॉर्म में आपको टाइप्स ऑफ लूप के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर आप देखिए कि सीरियल नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे पहला जो हमारा लूप है वो कौन सा लूप है, वाइल लूप है। ये वाइल लूप क्या करता है, रिपीट अ स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वाइल अ गिवन कंडीशंस ट्रू। मीन्स अगर हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, ये वाइल लूप इसके अंदर जो भी आपने लिखा हुआ, जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट मतलब कि कई लाइंस, कई स्टेटमेंट्स को लिखा है, उसको वो एग्जीक्यूट रिपीट कराता रहेगा कब तक, जब तक उसकी कंडीशन सही होगी। इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, और ये लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने के पहले कंडीशंस को चेक कर लेता है। मीन्स कि जैसे अभी हमने एरो प्लेन में यात्रा करने का एक एग्जाम्पल बताया कि आप जो है कैसे आपकी एंट्री होती है। मीन्स जब आप यात्रा करने जा रहे हो तो गेट पर ही आपकी चेकिंग हो जाती है।
तो गेट पर चेकिंग का जो काम करता है वो वाइल लूप करता है। मीन्स आपने जो उस वाइल बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है उसको वो तभी एग्जीक्यूट कराएगा जब आपकी कंडीशंस ट्रू होगी। अगर आपकी कंडीशंस ट्रू नहीं होगी तो वो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए ये कह रहा है कि इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। ये कंडीशंस को पहले चेक कर लेता है। दूसरा हमारा क्या है, फॉर लूप है। एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रिविएट द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल्स। मीन्स ये भी हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स या सिंगल स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम में एग्जीक्यूट कराता है और वो सारे लूप को मैनेज करने के लिए उसकी मीनिंग्स को वो जो है एब्रिविएट्स करता है, दिखाता है। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या है, तो ये कई बार हमारा फॉर लूप क्या करता है, बयानों के जो हमारे स्टेटमेंट्स हमने दिए हैं उसके क्रम को ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और मल्टीपल टाइम्स उसके क्रम को एग्जीक्यूट करता है और उसके जो अंदर कोड्स लिखे गए हैं उसको वो क्या करता है, हमारा मैनिपुलेट करके आपको कंपाइलर को या आपको समझाता है। नेक्स्ट हमारा कहता है डू वाइल लूप। इट इज़ मोर लाइक ए वाइल लूप स्टेटमेंट। ये हमारा पूर्णतया वाइल स्टेटमेंट के समान ही होता है, एक्सेप्ट दैट इट टेस्ट द कंडीशन एट द एंड ऑफ द बॉडी लूप। इस एक्सेप्ट दैट वो हमारा उसकी कंडीशंस इसके वाइल लूप के अकॉर्डिंग नहीं है। वाइल लूप के अलावा जैसे वाइल लूप हमारा कंडीशंस पहले चेक करता है, ये क्या करता है कि उसकी कंडीशंस को हमारे लूप की बॉडी के बाद अंत में करता है। उसके बाद एक हमारा आता है नेस्टेड लूप। और नेस्टेड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। यू कैन यूज वन आर मोर लूप इनसाइड एनी अदर वाइल लूप, वाइल, फॉर और डू वाइल लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि एक लूप को हम किसी दूसरे लूप के अंदर जब हम यूज करते हैं तो वही हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। और वो हमारा लूप चाहे वाइल लूप हो, चाहे डू वाइल लूप हो, चाहे फॉर लूप हो, हम किसी भी लूप को अगर किसी लूप के अंदर उसको यूज कर रहे हैं तो वो हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें, ये तो हमारा हुआ कि लूप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें हम पहला लूप पढ़ेंगे वाइल लूप। A while loop is the most straightforward looping structure. The basic format of while loop is as follows. Means while loop एक सीधी लूपिंग संरचना है, मतलब एक सिंपल सीधा उसमें लिखा गया कि किस तरह का ये हमारा लूप होता है, उसके सिंटैक्स क्या है। और वाइल लूप के जो सिंटैक्स हैं, जो बेसिक सिंटैक्स हैं वो इस तरह से है। इसके कहने का मतलब कि वाइल लूप जो हमारा है ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लूप है जिसके सिंटैक्स नीचे दिए गए हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर वाइल लूप के सिंटैक्स को। ये हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स है। हम लिखेंगे वाइल और उसके बाद ये कंडीशंस देंगे। ये कंडीशंस क्या है कि हमारा वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 is less than equal to 5। ये हमारे क्या हो गई, ये हमारी कंडीशंस हो गई। ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर ओपन कर्ली ब्रेसेस लगाया और ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस लगाया। मीन्स इन दोनों के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये ब्लॉक ऑफ लूप है या वाइल लूप का ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। मतलब इस वाइल लूप के लिए जो कुछ भी हम लिखेंगे इसी के अंदर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे। और ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो लूप की कंडीशंस को बार बार अपडेट करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा उसका सिंटैक्स होता है। इसके बारे में अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वाइल लूप को हम कहते हैं इट इज़ एन एंट्री कंट्रोल लूप। यह हमारा एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इन वाइल लूप के अंदर अ कंडीशन इज इवेल्युएट बिफोर प्रोसेसिंग अ बॉडी ऑफ द लूप। मीन्स इस लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर
सबसे पहले हमारी कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस इवेल्युएट होगी। कब? बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ द बॉडी लूप, इसको प्रोसेस करने के पहले, इसको एग्जीक्यूट करने के पहले, मीन्स इसके अंदर जो कुछ भी लिखा गया है इसको एग्जीक्यूट करने के पहले हमारा ये कंडीशंस चेक होगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ अ कंडीशन इज ट्रू, इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन एंड ओनली देन द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। मीन्स अगर ये कंडीशन सही होती है तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड देन द कंट्रोल अगेन गोज बैक एट द बिगिनिंग एंड द कंडीशन इज चेक्ड। इफ इट इज ट्रू द सेम प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड until the conditions become false। अब इसके कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशंस ट्रू हुई तो एक बार ये एग्जीक्यूट कर जाएगा, लेकिन उसके बाद ये इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर नहीं आएगा। ये पुनः एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद फिर कंडीशंस को चेक करेगा और फिर कंडीशंस अगर चेक हुई तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ इसके पास गया और इसके पास जाने के बाद दोबारा कंडीशंस चेक हुई, दोबारा इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस तरह से ये जो है, अब देखिए यहाँ पर जैसे जो भी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने लिखा था इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ये जैसे अगर ये 5 बार इसकी कंडीशंस चेक हुई तो इसको, इस चीज़ को यहाँ पर जो कुछ भी हमने लिखा है वो 5 बार एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। अब अगर जैसे कंडीशंस हुई 6 बार और 6वीं बार इसकी कंडीशंस हो गई फॉल्स, तो ये सीधा इस लूप के अंदर प्रवेश न करके ये यहाँ से बाहर चला आएगा। तो इस तरह से हमारा ये लूप काम करता है और कंडीशंस को चेक करता है। इसीलिए इसको हम, क्योंकि व्हाइल लूप सबसे पहले कंडीशंस को चेक कर लेता है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। आफ्टर एग्जिटिंग द लूप, जब ये लूप से बाहर आ जाएगा, मीन्स इसके बाहर जब आएगा, इस कर्ली ब्रेसेस से जब वो बाहर चला आएगा तो द कंट्रोल गोज द स्टेटमेंट विच आर इमीडिएटली आफ्टर द लूप। अब इसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। द बॉडी ऑफ द लूप कैन कंटेन मोर देन वन स्टेटमेंट। हमारा ये बॉडी ऑफ द लूप है, जो मतलब इसके अंदर हम एक भी स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं और एक स्टेटमेंट से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इफ इट कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट द कर्ली ब्रेसेस आर नॉट कंपल्सरी। यस, इसको आपको विशेष ध्यान देना है कि अगर हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट्स को लिखा हुआ है तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों ये तो नियम है, ये तो रूल्स हैं, हम आपको यही कहेंगे कि हर लूप के बाद आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करिए, चाहे एक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, लिख रहे हो, और चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ये ज़रूर कह रहा है कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं चाहे आप एक स्टेटमेंट लिखिए या कई स्टेटमेंट लिखिए, आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है। अब आगे क्या कह रहा है? इन व्हाइल लूप इफ द कंडीशन इज नॉट मेट, नॉट ट्रू, देन द बॉडी ऑफ लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, नॉट इवन वन। अब कह रहा है कि अगर उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी या एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब चूंकि हम लोग फ्लो चार्ट पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ पर देखेंगे कि व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट कैसे बनता है। यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले हम उस लूप की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, मीन्स ये लूप हमारा कहाँ से चलेगा। उसके बाद हम कंडीशंस चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया i = 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंडीशंस में लिखा i ≤ 5, ठीक है। अब ये कंडीशंस ट्रू हुई तो हमारा कंट्रोल सीधा इधर आएगा और इसको एग्जीक्यूट करा देगा। फिर चेक किया, फिर कंडीशंस चेक हुई, फिर यहाँ पे आया, इसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा होता i > 5, तो ये कंडीशंस हो जाती फॉल्स, और फॉल्स की केस में हमारा, एक मिनट इसको हटा दे रहे हैं हम। अगर हमने यहाँ पर लिखा होता कि i > 5, ये कंडीशंस हो जाती हमारी फॉल्स,
और फॉल्स की केस में हमारा कंट्रोल इधर जाता और सीधा लूप से बाहर चला जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लूप के फ्लो चार्ट्स को बनाते हैं। अब बच्चों ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लूप हमारा कैसे काम करता है। मीन्स जो अभी हमने एक्सप्लेन किया उसी का हम एक पॉइंट टू पॉइंट। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि द वाइल लूप इवेल्युएट द टेस्ट एक्सप्रेशंस इनसाइड द पैरेंथेसिस। मीन्स कि जो वाइल लूप होता है वो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस को टेस्ट करता है। इफ द कंडीशन एक्सप्रेशन इज ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू होती है, स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ वाइल लूप आर एग्जीक्यूटेड। मीन्स उस वाइल लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट करता है। देन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड अगेन, और उसके बाद फिर से उसकी कंडीशंस को वो इवेल्युएट करता है, और दोबारा भी उसकी कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो दोबारा इस लूप बॉडी के अंदर जो कंडीशंस होगी उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फॉल्स। और ये प्रोसेस बार बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने का प्रोसेस ये तब तक चलता रहता है जब तक एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स नहीं हो जाता। इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स या एंड्स। और जब हमारी उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ कि हमारे वाइल लूप के सिंटैक्स क्या हैं, हमारा वाइल लूप जो है कैसे काम करता है, और वाइल लूप और लूप की परिभाषा क्या है, और लूप हमारा कितनी तरह से कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों अब हम सी एडिटर पर इस वाइल लूप के सिंटैक्स को देखते हैं कि वाइल लूप का हमारा सिंटैक्स कैसे काम करता है। ठीक है, और इसको हम एक प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे या समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, और वो प्रोग्राम हमारा है कि हम अपने नाम को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हम कैसे प्रिंट कराते हैं। फिर भी एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि देखिए हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का मतलब हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, मेन और ओपन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपको प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले ये लिखना ही ज़रूरी है। आप आगे की कोडिंग क्या करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी आप सी एडिटर पर प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो ये कंपलसरी लाइन्स हैं, इसको जरूर आपको लिखना है। तो देखिए अब हमने प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे CLR. ठीक है, ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे स्क्रीन को क्लियर कर देगा। और उसके बाद हमने लिखा printf, और printf में हम क्या करेंगे, printf में हम क्योंकि हमें अपना नाम प्रिंट कराने का प्रोग्राम लिखना है तो हमने लिखा a.e.misr। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने लिखा ch, ठीक है, और ch, ठीक है, और उसके बाद हमने प्रोग्राम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब आप बताइए इस प्रोग्राम से क्या होगा, इससे मेरा नाम स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा नाम ज्योति मिश्रा स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब बच्चों यदि मैं अपना नाम मीन्स ज्योति मिश्रा 5 बार प्रिंट कराना चाहता हूँ तो आप क्या इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो हमें printf में 5 बार अपना नाम लिखना होगा। अब हम इसी printf के अंदर 5 बार ज्योति मिश्रा लिखते हैं। ठीक है, या फिर इस printf को स्टेटमेंट को हम 5 बार अलग अलग लिखें। तो ये हमारे 2 तरीके हैं
या तो हम इसी प्रिंटफ के अंदर 5 बार जयप्रकाश मिश्रा लिख दें। जैसे आप देखिए हम इसके अंदर 5 बार जयप्रकाश मिश्रा लिख देंगे, और इसको अगर हम अब रन कराते हैं तो ये 5 बार ज्योति मिश्रा प्रिंट कर देगा। ठीक है। या तो इसका दूसरा तरीका है कि हम इसी प्रिंटफ स्टेटमेंट को क्या करें, इसी प्रिंटफ स्टेटमेंट को हम 5 अलग अलग लाइन में लिख दें। इसी प्रिंटफ को हम 5 अलग अलग लाइन में लिख दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको भी रन करा के देखते हैं तो भी हमारा ये 5 बार प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हम /n का यूज़ कर लेते हैं इस टाइप सीक्वेंस का, जिससे हमारी ये 5 अलग अलग लाइन में आ जाए, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा नाम 5 अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। ये 2 तरीके हैं, अब तक हम लोगों ने इन्हीं 2 तरीकों को पढ़ा है। लेकिन बच्चों अगर हम कहें कि आप हमारे नाम को या आप अपने नाम को 1000 बार लिखो, तो आपको इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को 1000 बार लिखना पड़ेगा। हमने कहा 10,000 बार लिखो तो 10,000 बार लिखना पड़ेगा। ये बड़ा टफ काम है, बहुत लंबी काम हो सकता है, तो इसमें हमको एरर्स भी हमारी आ जाए। तो इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लूप स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बच्चों हम और समझ लेते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद जब हम प्रोग्राम को रन करें तो हमारा कंट्रोल मेन के बाद पहली लाइन मीन्स CLR या CR को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, ठीक है, पहली लाइन चले, फिर दूसरी लाइन मतलब प्रिंटफ वाली लाइन चले, फिर तीसरी लाइन मीन्स कि गेट CH हमारा, ये तो हमारा चल गया। फिर अब मैं ये चाहता हूँ ये जो हमारी दूसरी वाली लाइन है मीन्स प्रिंटफ जो है, ये दूसरी लाइन दोबारा चले तो दोबारा जेपी मिश्रा प्रिंट होगा। हम चाहते हैं कि ये तीसरी बार चले तो तीसरी बार जेपी मिश्रा प्रिंट होगा। हम चाहते हैं कि चौथी बार चले तो चौथी बार जेपी मिश्रा प्रिंट होगा। हम चाहते हैं ये 5वीं बार चले तो 5वीं बार जेपी मिश्रा प्रिंट होगा। और फिर उसके बाद गेट CH चले, यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर लाइन को या सेट ऑफ लाइंस को रिपीट कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम 5 बार अपने नाम को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि यही जो हमने दूसरी लाइन लिखा हुआ है, यही दूसरी लाइन हमारी 5 बार एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद हमारा 5 बार एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा गेट CH जो है चले। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन जो हमने लिखी हुई है प्रिंटफ के अंदर, यही लाइन हम बार बार रिपीट कराना चाहते हैं। तो यदि मैं इस प्रिंटफ को रिपीट कराना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा लूप। और अभी लूप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कितने लूप होते हैं। तो लूप हम लोगों ने 3 पढ़ा, और उसमें से हम पहले लूप को यूज़ करेंगे वाइल लूप को। और वाइल लूप के सिंटैक्स को हमने देखा कि वाइल लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं क्या, उसके बाद हम लिखते हैं कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम कंडीशन। ये कंडीशंस क्या होगी, और फिर कर्ली ब्रेसेस से उस लूप की हम बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने लिखा। ठीक है, और ये कंडीशंस जो हमने लिखा ये हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस में लिखा हुआ, मीन्स कि वाइल लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और जिसके अंदर हम लिखेंगे अपनी कंडीशन। इसके बाद आप ध्यान दीजिए कि इस पैरेंथेसिस के बाद आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है, और वाइल के बाद इस ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में तक, ठीक है, ये हमारा इतना क्या होता है, ये बॉडी ऑफ लूप होता है। मीन्स इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो बॉडी ऑफ लूप कहलाएगा, या हम वाइल का इसको पार्ट कहेंगे। और
ये वाइल ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वही ये इसको एग्जीक्यूट कराएगा। मीन्स इसको हम पार्ट ऑफ वाइल लूप कहते हैं या बॉडी ऑफ द वाइल लूप कहते हैं। ठीक है, अब अगर कंडीशन सही होगी तो इसको ये एग्जीक्यूट कराएगा। अब ये वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसको हम लोग समझते हैं। तो CLR SCR के चलने के बाद जैसे कंट्रोल वाइल पर आएगा तो वाइल के पैरेंथेसिस में जो भी कंडीशंस हम लिखेंगे उसमें हम ट्रू और फॉल्स को इवेल्युएट करेंगे। ये यहाँ पर जो भी कंडीशंस हम लिखेंगे उसमें वो हमारा कंट्रोल ट्रू और फॉल्स को इवेल्युएट करेगा कि वो कंडीशंस हमारी ट्रू है या फॉल्स। और यदि ये कंडीशंस अगर ट्रू होगी तभी हम वाइल की बॉडी में इंटर करेंगे। मीन्स कि तभी हम इस ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस के बीच में आएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर नहीं आएंगे, हम सीधा इस लूप से इस करली ब्रेसेस के बाहर मीन्स यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही होगी तब इसके अंदर जाएंगे, नहीं तो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और जब इस बॉडी के अंदर जाएंगे तो प्रिंटफ जो मैंने लिखा हुआ है वो चल जाएगा। जब ये कंडीशन सही होगी तो इस बॉडी के अंदर आएंगे और इसके अंदर हमारा वो प्रिंटफ चल जाएगा। तो बच्चों आप देखिए ये जो है हमारा वाइल ये बिल्कुल इफ जैसा ही है, सिंटैक्स हमारा इफ जैसा ही लग रहा है, लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि यदि इफ होता तो ये ब्लॉक चल जाने के बाद गेट CH पर आ जाता। अगर यहाँ पर हम लिखे होते तो ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ये गेट CH पर आ जाता। ठीक है, लेकिन वाइल है इसलिए कंट्रोल वापस वाइल पर जाएगा तभी रिपीटिशन होगा। यहाँ पर चूँकि वाइल लिखा हुआ है ये जब हमारा कंट्रोल दोबारा वाइल पर जाएगा, तीसरा वाइल पर जाएगा, चौथी बार वाइल पर जाएगा, जितनी बार वाइल पर जाएगा तभी हम रिपीटिशन मतलब किसी भी चीज़ को बार बार दोहराने की क्रिया को ही हम रिपीटिशन कहते हैं। जैसे एक ही बात अगर हम अपने गार्जियन से कई बार कहते हैं कि पापा इस चीज़ को ले आना, पापा इस चीज़ को ले आना, तो हमारे गार्जियन ये कहते हैं क्यों आप उस बात को रिपीट करा रहे हैं। मीन्स हम एक लूपिंग कर रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट करा रहे हैं, इसलिए ये हमारा रिपीटिशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर से आप जब ये एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से ये कंडीशन चेक होगी और अगर फिर से ये कंडीशंस ट्रू है होगी तो फिर से ये बॉडी के अंदर आ जाएगा और प्रिंटेड स्टेटमेंट को प्रिंट करा देगा। मीन्स नाम हमारा यहाँ पर दोबारा प्रिंट हो गया। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब वाइल के अंदर लिखी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। मीन्स ये बार बार इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट तब तक कराता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी। और जब वाइल के अंदर लिखी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर कंडीशन लिखी फॉल्स हो जाएगी, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, सीधा गेट CH पर आ जाएगा। मीन्स उस बॉडी के बाहर आ जाएगा, वाइल बॉडी के अंदर नहीं जाएगा और वह बाहर आ जाएगा। तो अब हमें कंडीशंस बहुत सोच समझ के लगाना होगा। मीन्स हमें ये समझना होगा कि लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है या हम लिखेंगे उसे कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है, उसी आधार पर हमारी कंडीशंस तय होंगी या लिखी जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने कंडीशंस में लिख दिया वाइल और जब ये पहली बार चलेगा तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जब ये पहली बार चलेगा तो हमारा ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराए और हम ऐसे कंडीशन वहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने लिखा जब ये हमारे पहली बार चले तो हमने लिख दिया आई इज यहाँ पर लिखा आई इज, क्योंकि 5 बार हमको अपने नाम को प्रिंट कराना। आई इज लेस देन नहीं 1 इज लेस देन 5, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 इज लेस देन 5। तो अब जब हमारा ये वाइल लूप चलेगा, ये वाइल लूप जब चलेगा तो क्या करेगा, ये देखेगा कि इसकी कंडीशन हमारी, इसको थोड़ा सा और चेक कर देते हैं, कर देते हैं।
अब ये देखेगा कि इसकी कंडीशन हमारी सही है कि गलत है। क्या एक हमारा 5 से छोटा है? यस, इसकी कंडीशन हो गई ट्रू। और जब कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंट्रोल हमारा इसके अंदर आ जाएगा और इसके अंदर आने के बाद वो नाम को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और फिर अगली बार जब चेक होगा तो फिर से कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पर 1 हमारा एक हमारा फिर से 5 से छोटा है, फिर हमारे इस स्टेटमेंट को जो है प्रिंट कर देगा। क्यों ये कंडीशन ट्रू होगी? क्योंकि कंडीशंस में कोई बदलाव तो हुआ ही नहीं। मीन्स एक हमारा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारा जो है ये पहले भी था और अभी भी यही है और चेंज होगा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर 1 और 5 ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो जब ये दोनों कांस्टेंट हैं तो चेंज हो ही नहीं सकते, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो इससे इनका रिजल्ट भी ट्रू आता रहेगा। ये बार बार इसकी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि कभी एक हमारा 1 से ज़्यादा कुछ होगा नहीं और एक सदैव हमारा 5 से छोटा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। मीन्स वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। मीन्स ये कंडीशंस कभी फॉल्स नहीं होगी, और जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, ये इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, और ये हमारे प्रोग्राम के लिए क्या है? डेंजरस है, क्योंकि आप तो नहीं चाहेंगे कि आपका प्रोग्राम नेवर एंडिंग प्रोग्राम हो जाए, ये प्रोग्राम कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोग्राम हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझदारी दिखानी होगी, यानी ये कंडीशन कुछ बार ही ट्रू रहे और फिर फॉल्स हो जाए, इसको आपको यहाँ पर सोच के लगाना पड़ेगा। ये समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल हमने नाम को 5 बार हमको प्रिंट कराना है, तो हम चाहते हैं कि हमारा नाम 5 बार प्रिंट हो। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि जो हमारी कंडीशन है वो 5 बार ही ट्रू हो, और 6वीं बार जब हमारा कंट्रोल कंडीशंस को चेक करने के लिए आए तो वो कंडीशंस हमारी क्या हो जाए? हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए। इसके लिए कंडीशंस में हमें हर बार बदलाव करना होगा, या कंडीशंस को हमें हर बार बदलना पड़ेगा। हर बार बदलने का मतलब उसकी कंडीशन पहले 1 चेक करें कि क्या 1 हमारा 5 से छोटा है, फिर 2 को चेक करें, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, और उसके बाद जब 6 हो तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए और वो हमारा लूप से बाहर हो जाए। तो ये तभी होगा जब कंडीशंस में कांस्टेंट न लिखकर वेरिएबल हम लिखें। ये तभी होगा जब हम यहाँ पर 1 न लिख के किसी वेरिएबल का नाम लिखें। तो कम से कम एक वेरिएबल तो इसके अंदर होना ही चाहिए, ठीक है, जो अपनी वैल्यू को बार बार चेंज करती है। वेरिएबल और कांस्टेंट में ये डिफरेंस होता है। कांस्टेंट की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम बार बार चेंज कर सकते हैं। जैसे अब हमने आई की जगह पर हम यहाँ पर 1 की जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं? हम आई लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आई अगर एक वेरिएबल है तो हम लोग जानते हैं कि अब इसकी वैल्यू भी हमें चेंज करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू भी हमें इनिशलाइज करनी पड़ेगी। इस आई को भी इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया i=1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। अब जब भी ये कंडीशन हमारा चलेगा तो ये बार बार उसकी वैल्यू को चेंज करता रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 1 की जगह आई लिख दिया, और आई क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इसका एक वेरिएबल हमें बनाना होगा, और इसे हमने शुरुआत में डिक्लेयर करके उसकी कुछ वैल्यू रख दिया। जैसे मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू को लिख दिया 1। ओके, तो अब कंडीशंस क्या है? अब यहाँ पर कंडीशंस है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो क्या 1 हमारा 5 से छोटा है? क्योंकि आई की वैल्यू हमारी क्या है? 1 है। तो ये एक बार जेपी मिश्रा को प्रिंट कर देगा, और उसके बाद दोबारा जब वाइल लूप
पर आएगा तो फिर आई की वैल्यू 1 ही है। यानी हम कह सकते हैं कि पिछला प्रोग्राम जैसे ही ये है, मीन्स जैसे हम 1 इज लेस देन 5 लिखे थे वैसे इस समय हम देख रहे हैं क्योंकि हमारी i की वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखिए i की वैल्यू 1 है और यहाँ भी i हमारा 1 है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हमारी बार बार जो है एग्जीक्यूट होती रहेगी और दोबारा जब कंडीशंस को चेक करेगा फिर भी हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो भी हमारा वो इनफाइनाइट लूप की सिचुएशन अभी बनी हुई है। तो जब दोबारा अब हमें चाहिए कि जब हम दोबारा कंडीशन चेक करें तो i की वैल्यू चेंज हो जाए। जैसे अब हमने यहाँ पर इस प्रिंटफ के बाद हमने क्या लिख दिया, i प्लस प्लस, मीन्स यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगा दिया, i प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। मीन्स कि जब भी आप अपडेशंस को करें तो ये आपका वाइल लूप के अंदर जहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा वहाँ पर इस लूप का अपडेशन करें, उसकी वेरिएबल की वैल्यू में चेंजिंग करें। या तो हम कह सकते हैं वाइल लूप के क्लोज करली ब्रेसेस कि पहले हम उस अपडेशन को लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर i की वैल्यू हम बार बार चेंज कर रहे हैं और अब i की वैल्यू यहाँ पर हमारी चेंज हो गई। आई हो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब i क्या है, यहाँ पर तो i लूप को कंट्रोल करने वाला एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर i की वैल्यू हम बार बार चेंज कर रहे हैं। i हमारा 1 है, इसको प्रिंट किया, फिर i प्लस प्लस मीन्स i की वैल्यू को 1 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे i हो गया 2 और यहाँ पे 2 हमारा 5 से छोटा है, यस, इसको प्रिंट किया। 3 5 से छोटा है, यस, इसको प्रिंट किया। इस तरह से ये बार बार एग्जीक्यूट हमारा होता रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा i है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये क्या है, यहाँ पर हमारा ये कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है फ्लो, जिसको हमने कमेंट में लिखा जिससे कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। ये फ्लो मतलब ये कंट्रोल की हमारे बार बार i की वैल्यू को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये i हमारा क्या है, काउंटर वेरिएबल, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो लूप को कंट्रोल कर रहा है। ये i हमारा क्या है, ये हमारा काउंटर वेरिएबल है जो लूप को कंट्रोल कर रहा है और हमने इसको लूप को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो इसका हमें कहीं ना कहीं पर लूप को कंट्रोल करने के लिए इसकी स्टार्टिंग को करनी पड़ेगी, इसलिए हमने वहाँ पर शुरुआत में i = 1 कर लिया। तो इसको इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और कुछ कंडीशंस भी बनानी पड़ेगी जिसे हम वाइल के पैरेंथेसिस में लिखेंगे और कुछ फ्लो भी बनानी पड़ेगी, यानी चेंजेस भी होंगे ताकि अगली बार कंडीशन चेक हो तो वो पुरानी वैल्यू न रहे, चेंज हो जाए। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देना है कि इनिशियलाइजेशन करेंगे, कंडीशंस करेंगे और कुछ वैल्यू में चेंजेस करने के लिए उसके फ्लो को बनाने के लिए हम चेंजेस भी करेंगे कि ताकि हमारी इस कंडीशन के अंदर जो पुरानी वैल्यू लिखी है वो बदलकर एक नई वैल्यू यहाँ पर आ जाए और हम इनफाइनाइट लूप की सिचुएशन से बाहर आ जाए, ठीक है। तो अब आप सोचिए, जब i की वैल्यू 1 हो तो कंडीशन 2 है और लूप पहली बार चला, फिर नाम प्रिंट होने के बाद i की वैल्यू हमारी बढ़ गई क्योंकि i प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो i की वैल्यू हो गई 2। तो अगली बार जब कंडीशंस यहाँ पर चेक हुई तो कंडीशंस हुई ट्रू और फिर हमारा दूसरी बार नाम को प्रिंट कर दिया। फिर i की वैल्यू हो गई 3, कंडीशंस हो गई 2, ठीक है। और फिर हमारे नाम को प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू हुई 4, कंडीशंस हुई 2, हमारे नाम को प्रिंट कर दिया, i की वैल्यू हुई 5, कंडीशंस हुआ 2, हमारे नाम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब जब i की वैल्यू हो गई 6, मतलब 6 टाइम्स ही आया, i की वैल्यू हो गई 6, तो
अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या हमारा 6 5 से छोटा है? नहीं, ये कंडीशन हो गई यहाँ पर फॉल्स। और तब ये कंडीशन फॉल्स होने पर ये कंट्रोल हमारा इस लूप से बाहर चला जाएगा, मीन्स गेट सीरियल पर आ जाएगा। ठीक है, और तब हम हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और अब हम अगर इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं कंट्रोल F9, तो यस 5 बार हमारा नाम प्रिंट हो गया। अब यहीं पर हम एक बार लगा देते हैं या /m/cp। तो अब देखिए कि हमारे नाम को इसने 5 बार प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से बच्चों हम अपने नाम को 5 बार प्रिंट करा सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पर अपने नाम को 10 बार प्रिंट, चलिए इसको थोड़ा सा भी हम देख लेंगे। तो अगर यहाँ पर अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम एक ही स्टेटमेंट को 5 बार रिपीट कर रहे हैं या कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा कि वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वाइल के बाद सेमीकोलन नहीं लगा है, क्योंकि वही रीजन है जो इफ के साथ मैंने आप लोगों को डिसीजन मेकिंग यूनिट में बताया था कि वाइल का ब्लॉक तभी तक वाइल का ब्लॉक है जब तक हमने वाइल के सामने सेमीकोलन नहीं लगाया है, वरना स्टेटमेंट वहीं पर एंड हो जाता है। इसीलिए सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहा जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि कैसे इस तरह से हम एक ही स्टेटमेंट को अपने अनुसार कितनी बार तक एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा नाम 10 टाइम्स प्रिंट हो, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हमने कंडीशन में लिखा, क्या हमने लिख दिया 10। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो है कि यहाँ पर अब आपका नाम, अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं, यहाँ पर आपका नाम 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसे यहाँ पर 100 कर दें तो आपका नाम 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम अगर हमें एक ही स्टेटमेंट को कई बार एग्जीक्यूट कराना है, इसके लिए हम लोग लूप का यूज करते हैं। तो अगर हम इसके पहले स्टार्टिंग में हमने जो आपको बताया था कि अगर हम एक ही स्टेटमेंट को 5 बार अपने नाम को प्रिंट कराने के लिए हमने 5 बार प्रिंटफ लिख दिया, एक ही प्रिंटफ में हमने अपने नाम को 5 बार लिख दिया, तो वो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, जो लॉजिकल नहीं है। कि अगर हमें किसी स्टेटमेंट्स को 1000 बार 2000 बार इस तरह से एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कई बार उस स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, तो हमारे उसमें एरर्स भी आ सकते हैं। तो अब देखिए हमने जो प्रोग्राम सी एडिटर पर बनाया उसमें 3 चीज़ें हमने देखा। क्या क्या देखा उसमें? हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कंडीशन, उसकी कंडीशन क्या है, और फिर हमने देखा फ्लो, ठीक है, फ्लो यहाँ पर हम लिख देते हैं, वहाँ पर हमने देखा फ्लो, ठीक है, मीन्स इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशंस या डिक्रीमेंट ऑपरेशंस, जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और हमने ये तीनों चीज़ें, ये तीनों ही हमको ये तय करना है कि क्या होगा, इनिशियलाइजेशन क्या होगा, कंडीशंस क्या होगी, और हमारे अपडेशंस या हमारे फ्लो क्या होंगे। और यही तीनों निर्भर करता है हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर, कि हम अपने प्रोग्राम के आउटपुट को जिस तरह से चाहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, यही 3 चीज़ें हमारे प्रोग्राम के आउटपुट को जो है स्क्रीन पर लाएंगी हमारे अकॉर्डिंग। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम i की वैल्यू 1 ही इनिशियलाइज करें, इसको हम 10, 11, 12 भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम इसको, अगर यहाँ पर हमने लिख दिया 6, और चूँकि हमारे इस स्टेटमेंट को हमको 5 बार एग्जीक्यूट कराना है, तो 6, 5, 11, यहाँ पर मुझे 5 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 11 लिखना पड़ेगा।
और यहाँ पर इसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो आउटपुट अभी 5 की केस में जो आउटपुट आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5, क्योंकि आई की वैल्यू 6 से स्टार्ट हुई है तो यहाँ आ जाएगा 6 7 8 9 10। क्योंकि ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू हमने लिख दिया है 6 और यहाँ पर कर दिया है 11। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसकी वैल्यू 1 से ही इनिशियलाइज करें। अब इसी तरह से देख लीजिए बच्चों एक एग्जाम्पल को कि हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। क्योंकि हम चाहते हैं 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट हो जाएं, ये लूप हमारा 5 बार चलेगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखा कि आपने देखा कि हमने वहाँ पर अपने नाम को प्रिंट कराया था, तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अभी एक बार जब हमारा लूप चला तो आई की वैल्यू 1 थी, आई की वैल्यू बढ़ी नहीं थी, लेकिन दोबारा आई की वैल्यू बढ़ गई। अब ये कह रहा है कि क्या 2 हमारा 5 से छोटा है। अब बताइए कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। यस, कंडीशन है ट्रू, और ट्रू होने के बाद इस स्टेटमेंट पे आएगा और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 2, और इसको प्रिंट करा दिया। यहाँ पर प्रिंट हो गया 2। अब आई की वैल्यू जो पहले 2 थी, अब इसकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई 3। अब यहाँ पर चेक करेगा क्या 3 हमारा 5 से छोटा है। यस, कंडीशन हो गई ट्रू, और ट्रू होने के बाद यहाँ पर फिर आया, फिर यहाँ पर प्रिंट करा दिया 3, यहाँ पर हो गया प्रिंट 3। अब यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई कितनी 4। ठीक है, अब कह रहा है कि क्या 4 हमारा 5 से छोटा है। यस, चौथी बार भी कंडीशन ट्रू हुई, फिर यहाँ पर आया और फिर आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया 4। ठीक है, और ये यहाँ पर 4 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ी, यहाँ पर कितनी हो गई 5। ये कह रहा है क्या 5 हमारा 5 से छोटा या बराबर है। यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हुई, आई की वैल्यू 5, यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 6, और ये कह रहा है कि क्या 6 हमारा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या 6 हमारा 5 से छोटा या उसके बराबर है। तो अब ये कंडीशंस हो गई फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद ये कंट्रोल सीधा लूप के बाहर चला आएगा। और अगर यहाँ हमने कुछ लिखा होता तो उसको प्रिंट करा देगा, लेकिन देखा कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हमारे मेन से बाहर चला आएगा और ये हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो बच्चों अब आप देखिए कि ये हमारा लूप कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि द above program illustrates the use of while loop. In the above program we have printed the series of number from 1 to 5 using while loop। मतलब इस ऊपर वाले प्रोग्राम में हम 1 से 5 तक नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। We have initialized a value called I, variable called I with the value of 1। उस प्रोग्राम में हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसका नाम i है और उसकी वैल्यू 1 को किया है। वी आर गोइंग टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 5, hence the variable is initialized with value 1। चूँकि हम लोग 1 से 5 तक वैल्यू को प्रिंट कराने जा रहे हैं, इसलिए हमने उसकी वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया। इफ़ यू वांट टू प्रिंट फ्रॉम 0 to 0 देन असाइन द वैल्यू ऑफ आई 0 ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन। और अगर आप चाहते हैं 0 से 5 तक प्रिंट हो तो वहाँ पे आई की वैल्यू 0 कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं 6 से हमारा 11 तक प्रिंट हो तो इस आधार पे आप कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, व्हेन आई इज 1 द टेस्ट एक्सप्रेशंस आई इज लेस देन 5 इज ट्रू, हेंस द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड। मीन्स कह रहा है कि जब आई की वैल्यू हमारी 1 है तो आई हमारा 5 से छोटा है, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और ये हमारा व्हाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी। दिस प्रिंट 1 ऑन द स्क्रीन एंड द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीज बाई 2, और ये आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, और आई की वैल्यू वहाँ से बढ़ जाएगी 2 हो जाएगी। नाउ आई इज़ 2, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। द एक्सप्रेशन आई इज लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स 2 हमारा क्या 5 से छोटा है बराबर है, यह दोबारा ट्रू हो गया। द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे स्क्रीन पर 2 प्रिंट कर देगा। और उसी तरह से आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3, और ये हमारा बार बार इस प्रोसेस को करता रहेगा। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल आई बिकम 6, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 6 ना हो जाए। व्हेन आई इज 6 द टेक्स्ट एक्सप्रेशन आई इज लेस देन इक्वल टू 5 विल बी फॉल्स एंड लूप टर्मिनेट। और जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उस प्रोग्राम में हमने /n का यूज़ किया है,
इसलिए फॉर्मेटिंग पर्पज से, विच मीन्स द वैल्यू विल बी प्रिंटेड ऑन द न्यू लाइन। इसका मतलब है कि हमारी ये सारी वैल्यू नई लाइन में प्रिंट हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो वैल्यू हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो तो आप /n का यूज ना करिए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट लूप क्या है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी से एग्जाम्पल में देखा। एंड इनफाइनाइट लूप इज लूपिंग कंस्ट्रक्ट दैट डज नॉट टर्मिनेट द लूप एट द एग्जीक्यूशन टू एग्जीक्यूट द लूप फॉर एवर। मीन्स इनफाइनाइट लूप ये होता है कि जो कभी टर्मिनेट नहीं होता है और आपके स्टेटमेंट को फॉर एवर हरदम के लिए एग्जीक्यूट करता रहता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द इनफाइनाइट लूप और एंड इंग्लिश लूप। इसको हम लोग इनफाइनाइट लूप या इंग्लिश लूप कहते हैं। इट आइदर प्रोड्यूस कंटिन्यूअस आउटपुट और नो आउटपुट। या तो स्क्रीन पर लगातार आउटपुट को ही दिखाता रहता है या कोई आउटपुट नहीं होता है। अब कुछ सिंटैक्स हैं इनफाइनाइट लूप के। अगर वाइल के अंदर हमने 1 लिख दिया तो मीन्स ये कंडीशन 1 हमारी बार बार ही रहेगी और यहाँ पर जो कुछ भी आपने लिखा है वो इनफाइनाइट लगातार यूज करता रहेगा। कह रहा है कि इन द एबव वाइल लूप we put 1 inside the loop conditions as we know that any non-zero integer represent the true conditions while 0 represent the false। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा नॉन इंटीजर वैल्यू होती है वो हमारी सदैव ट्रू मानी जाती है, इसलिए ये लूप बार बार चलता रहेगा। तो अब इसी तरह से हम इनफाइनाइट लूप के दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। और अब देखिए इसमें भी हमारा है, क्योंकि आई की वैल्यू हमने यहाँ पर इनिशियलाइज किया 0 से, वाइल हमारा 1 हो गया। ठीक है, इस 0 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो हम लूप हमारा कंट्रोल बेसिकली 1 को देखेगा और इस इंक्रीमेंट का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो बॉडी है ये किसके आधार पर चलेगी, ये इस कंडीशंस के आधार पर चलेगी। अगर ये कंडीशन सही होगा तो इसको ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आप देखिए इंक्रीमेंट तो इस आई की वैल्यू पर होगा और आई की वैल्यू हमारी पहले 0 थी, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से लगातार आई की वैल्यू को बढ़ाता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर अब एग्जाम्पल हमारा अगला है। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया है। इनफाइनाइट लूप के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इसको मैं इतने एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे वेरिएबल 1 है और ये 1 हमारा सदैव 2 से छोटा या बराबर रहेगा, तो इसलिए आई की इस वेरिएबल की वैल्यू, जो भी वेरिएबल है, ये बार बार इनफाइनाइट टाइम्स तक प्रिंट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रिंटफ के बाद आप देखिए वैर प्लस प्लस, यहाँ पर वैर प्लस प्लस का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे वैर माइनस माइनस का यूज किया गया होता तो भी हमारा लूप इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता। ठीक है, तो अब हम तीसरे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है, लेकिन ये वेरिएबल की वैल्यू 6 है, ये कंडीशन हुई 2, 6 यहाँ पर प्रिंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू हो गई 7, कंडीशन हुई 2, 7 प्रिंट कर दिया। इस तरह से ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं और ये भी लूप हमारा इनफाइनाइट तक चलेगा, क्योंकि 6 क्योंकि बड़ा है और इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, जो भी नई वैल्यू आएगी वो सदैव 5 से बड़ी होगी ही होगी। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चौथे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया चौथा एग्जाम्पल, और इस चौथे एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ वेरिएबल की वैल्यू है 5 और ये कंडीशन 2, इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हो गई माइनस माइनस 5 घट के हो गया 4, जो 10 से छोटा होगा, यहाँ पर 4 प्रिंट कराया। फिर ये हमारा घटते क्रम में सारी वैल्यू को प्रिंट करा देगा, माइनस वैल्यू यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी 0 के बाद। तो क्योंकि 0 के बाद -1, -2, -3 ये भी हमारा 10 से छोटा है। तो इस तरह से हमारा इनफाइनाइट लूप के लिए आपको वाइल लूप को विशेष ध्यान से देना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन क्या है। और हम लोग वाइल लूप के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल दिया गया है जिसको आप लोग पढ़ते रहिए। तो बच्चों
आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो प्रीवियस टॉपिक पर डिपेंड है। प्रीवियस जो हमने पढ़ाया है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। दूसरा है आपको ये चेक करना है कि जो भी हम कैरेक्टर इनपुट करें वो वॉवेल है या कंसोनेंट्स है। वॉवेल कंसोनेंट्स ए ई आई ओ यू ये हमारे होते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू, जो भी हम ईयर इंटर करें, जैसे हमने इंटर कर दिया 1990, क्या ये हमारा लीप ईयर है या नहीं, इसको ये बता दे। अगला प्रोग्राम है कि जो भी हम कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं वो बता दे कि ये अपर केस कैरेक्टर आपने इंटर किया, लोअर केस कैरेक्टर इंटर किया या कोई स्पेशल कैरेक्टर आपने इंटर किया हुआ है। तो अब अगला हमारा प्रोग्राम है कि आपको बिजली के बिल को कैलकुलेट करना। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है और इस बार नहीं आया है तो आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए, इस बार ये क्वेश्चन आना ही आना है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको बिजली का बिल निकालना है। पहली 50 यूनिट के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट चार्ज होगा, अगली 100 यूनिट के लिए 75 पैसे पर यूनिट चार्ज होगा, अगली 100 यूनिट के लिए ₹1.20 और 250 यूनिट के ऊपर ₹1.50 बिजली का बिल लगेगा। और उसके बाद 20% उसका एडिशनल चार्ज भी लगेगा, जो भी आपका बिजली का बिल कैलकुलेट होकर आया हुआ है। तो बच्चों इस प्रोग्राम को, इस बिजली वाले बिल के प्रोग्राम को ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, इसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर भी हम रिपीट करते हुए आ रहे हैं, प्रोग्राम को समझाते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए। नहीं समझ में आए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप वो क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को आप दोबारा पूछ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको पूछने की आवश्यकता होगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।